हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड के लिए जेईई और नीट के लेक्चर्स। वैसे आपको बता दो, जेईई और नीट एक मैथ्स वाले एग्जाम देते हैं, एक बायोलॉजी वाले एग्जाम देते हैं, पर दोनों के लिए फिजिक्स जो है वो कॉमन ही होता है। ओके। जनरली हम इस जो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें हमारा मेन फोकस होता है व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। ओके। आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो आई थिंक सब लोगों के पास बुक तो हो चुका होगा, मीन्स आ चुका होगा सबके पास। तो वहां से आज हम अपना जेडब्ल्यू नेट का शेड्यूल जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो लोग 11th में थे उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि काम कैसे करना है। जो लोग 12th में है, जो उस चीज के लिए सब कुछ नया है, ओके, उसको अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। जनरली जेडब्ल्यू नीट के लिए अगर हम क्लासरूम में मिल सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से काम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, बट इट्स ओके। ओके, यहाँ पे भी आप सही तरीके से काम कर सकते हैं ताकि जो बुक है वो आपके पास भी है, वो बुक मेरे पास भी है। हम यहाँ पे जनरली उसके जो काम के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस है वो करते जाएंगे। अब जैसे कि आपको चैप्टर 1 जो है हमें आज वहां से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए चैप्टर 1 के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो चैप्टर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें से क्या क्या जो है वो हमारे लिए काम का है, या तो उसमें से क्या कुछ नया है जो हमें करना चाहिए। चलो वन बाय वन देखते हैं किस किस को क्या क्या एफर्ट्स आप दे सकते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर 1 में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लग रहा है जो बहुत ही काम के हैं? मंथन, यस चैप्टर सर। 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें से आपको क्या क्या लग रहा है जो आपके लिए काम का है? सबसे पहले तो वो कूलम्स लॉ, ओके, उसके अलावा गॉसेस लॉ, और और क्वांटाइजेशन एक हो सकता है, ओके पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके। बाद में वो टॉर्क वाला एक था ना, वो भी यस, आएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो रखे थे। वैसे ये जो पॉइंट थे वो पॉइंट ऐसे है जो जनरली याद होगा आप लोगों को, ये 11th में हमने ये करवाया था। अरे किधर गया? यस, दिस वन, इफ यू रिमेम्बर इट। ये जो है इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनिट सर्कल। ओके। तो आज भी ये यूनिट सर्कल उतना ही काम का है जितना 11th स्टैंडर्ड में था। 12th वालों को ये अच्छी तरह से यूनिट सर्कल है वो आना ही चाहिए। ओके, यूनिट सर्कल अगर आपको आएगा तो आपको उसमें ज्यादा पता है वो चल सकता है क्या करना है और कैसे करना है। प्लस यहाँ पे ये जो यूनिट सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको ये ऑल एस टी सी आई थिंक सबको पता होगा। एंगल कैसे फॉर्म होता है वो अपने को पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या, सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या। ओके, बायोलॉजी वाले हैं ज्यादातर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका 1 मिनट में रिवीजन बता देता हूँ। ऑल एस टी सी यानी यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है। उसके साथ यहाँ पे देखने वाले जो पॉइंट है उस देखने वाले पॉइंट में आपको एक फोकस छोटा सा हल्का सा ये करना है, जो यहाँ पे ऐसा लिखा था कि फंक्शन चेंज करना है कब, तो क्या 90 डिग्री 270 पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2 हो तो आपको फंक्शन चेंज करना है। मतलब अगर साइन का वैल्यू है तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस का वैल्यू है तो साइन बन जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देने का ट्राई किया है। साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो साइन 90 प्लस 45 करो, 90 डिग्री प्लस 45 तो 90 प्लस यानी वो बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लगाया। 90 है इसलिए साइन का हो जाएगा कॉस, और ये थीटा एज इट इज वहां पे लगाना है तो कॉस 45 डिग्री बन जाता है। कॉस 45 का वैल्यू बनता है 1/√2। तो साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 ऐसा होता है। तो ये आपको, ये जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये तो सबको पता ही होना चाहिए।
उसके साथ साथ आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा हुआ है हाउ टू गेट द नेचर टेंजेंट वैल्यू। तो नेचर टेंजेंट वैल्यू के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्चुअल में, अब जब आप ये पढ़ते हो तो 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको क्या क्या इसमें से पता होना चाहिए। ओके, इफ यू जस्ट लुक एट द बुक, तो आप वहां पे देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर का नाम था, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या लेना है, जहाँ पे चार्ज स्टेशनरी हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो लोग नए हैं, मतलब जिसके लिए हमारे यहाँ साथ JEE और नीट का प्रिपरेशन करना थोड़ा नया है, उसको मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जनरली हम यहाँ पे काम ऐसे करते हैं कि पहले हर एक चैप्टर में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या तो जितने मुझे लगते हैं कि ये डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स को जनरली डाउट में रहेंगे, वो पहले मैं अपनी ओर से डिस्कस करता हूँ। बाकी का जो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो स्टूडेंट्स को मैं बाय पार्ट होमवर्क में देता हूँ। ओके, और वो होमवर्क जो है वो 11th में आप करते थे, उससे 12th में थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो जो होमवर्क में आप करके आते हो तो उसमें से मुझे पता चलता है किन किन लोगों के क्या क्या डाउट्स है। तो जनरली जो लोग काम करेंगे, जो लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली उसके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो कि जनरली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो जनरली स्टूडेंट्स के डाउट्स होते ही है। ओके, तो यहाँ पे वन बाय वन एक पॉइंट में दिखाता जाऊंगा, और जो मैं यहाँ पे गाइड करता जाऊं उसके हिसाब से आप देखते जाइएगा। बुक आपके पास भी है, वही का वही बुक मेरे पास भी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूं, इफ यू जस्ट लुक एट द पेज नंबर यस नंबर 5, पेज नंबर 5 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 5 है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। सॉरी, हाँ, पेज नंबर 5 पे इलस्ट्रेशन 5 जो दिया हुआ है उसकी मैं बात यहाँ पे पहले करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा है, इट्स अबाउट देयर आर 3 चार्जेस। ओके, तो 3 चार्जेस के बारे में बताया है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर, फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द पॉइंट ए। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पॉइंट है, उस छोटे से पॉइंट को हमने अलग अलग तरीके से देखा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो अपना काम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो सकते हैं, वैसे सोचना शुरू करिए। सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E = KQ/R²। ध्यान से सुनते जाइएगा, E = KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास आता है डाइपोल। अब यहाँ से आप थोड़ा सोचेंगे ना तो सोचना यहाँ से शुरू हो जाएगा कि when we want to find out electric field due to point charge, तो KQ/R² फिक्स्ड है। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल के लिए हमारे पास दो किस्से हैं, या तो सेम एक्सिस या तो इक्वेटोरियल लाइन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे होता, ना तो वो सेम एक्सिस पे होता, मतलब थीटा ना 0 डिग्री होता, ना थीटा है वो 90 डिग्री होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसे मिलता? मतलब वहां पे कोई थीटा का कॉन्सेप्ट है वो लेना पड़ता है। इफ यू रिमेंबर दैट, अब जब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ तो सम स्टूडेंट्स हैव द डाउट कि सर हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया तब JEE नहीं किया, सेकंड कर लिया तब भी नहीं किया, अब हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज जैसे आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ साथ सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे साथ साथ ही लिया जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे लिए 2 चैप्टर है वो कंपेटिटिव पार्ट के लिए एक चैप्टर माना जाता है, ताकि इसका आप सेकंड यूनिट देखोगे तो उसका नाम दिया है कैपेसिटेंस, जबकि आपके सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो JEE में यूनिट्स कैसे बाइफरगेट होते हैं? फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा, सेकंड चैप्टर आधा, वो 1.5 चैप्टर बन के इसका एक यूनिट बनता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आधा कैपेसिटेंस, वो यहाँ के लिए एक यूनिट बन जाएगा। Then after current electricity, then magnetic effect of current, magnetism, magnetic effect of electric current, मतलब that's fourth। उसके बाद magnetism, उसके बाद electromagnetic induction, AC, उस तरह से यहाँ पे यूनिट्स जो है वो बनते जाएंगे। जनरली 12th के अंदर
जितने आपके चैप्टर्स है उतने ही यूनिट्स बने ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, जैसे कि आगे के कुछ चैप्टर्स आते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियस, तो वो यहाँ पे कंबाइंड यूनिट दिया हुआ है। जैसे आप लोगों ने अगर फोकस किया होगा बेसिक पढ़ने में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसी तरह से अगर आपको जेडब्ल्यू भी देखना हो तो जेडब्ल्यू के अंदर ऑलमोस्ट 18 to 20% क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अच्छा है, सही है, तो आपको स्कोर कर पाना बहुत ही ईजी होता होगा। बेसिक स्ट्रेटेजी है वो दिमाग में आपको रखनी रहती है, वो ये कि जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, उस 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस जो है वो चॉइस वाले हैं, ABCD वाले हैं, 5 क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिक बेस वैल्यू वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है। 5 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिक वैल्यू वाले होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, वहां पे कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो जितना आप कैलकुलेशन सही तरीके से करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नीट की अगर हम बात करें तो नीट के अंदर होते हैं 45 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दैट 45 क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्राई करो तो 30 से लेकर 35 से 40 तक, मतलब 30 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर सकते हैं। रीजन बहुत ही क्लियर होता है कि आपके जो 45 क्वेश्चंस है उसमें से थोड़े बहुत 11 से होते हैं, थोड़े बहुत 12 से होते हैं। 11th में से आपको जो चैप्टर आपको अच्छे लग रहे हो उसको साइड में एक लिस्ट बनाकर आपको रखना चाहिए और उसी के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि 11th जो हमारा हो चुका है और उसमें आपने जो भी एफर्ट्स डाले हुए हैं उसको सिर्फ जो बुक दिया हुआ है उसी को रिवाइज करिए, कुछ नया मत करिए। बिकॉज जितना दिया है उतना भी अगर आप करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, बिलीव मी, इट्स मोर देन इनफ, और उससे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, स्टूडेंट्स रिजल्ट लाते हैं। अगर आप पे कुछ होगा, दम होगा, तो डेफिनेटली वो आपसे रिजल्ट जो है वो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे चैप्टर 1 की जो बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए आप एक छोटा सा पॉइंट सोचिए। अगर यहाँ पे ये एक स्क्वायर हम लेते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चंस को हमने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। This question is about 3 charges are placed at the 3 corners of a square as shown in figure. Find the electric field strength at a point. यानी कोई भी एक पॉइंट पे अपने को चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। भले वहां पे 4 माइक्रोकूलम दिया, मैं उसको सिर्फ Q चार्ज कहता हूँ। तो प्लस प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वो मुझे बताना है। अब इस एक ही क्वेश्चन में से ढेर सारे पॉसिबिलिटीज है वो बनती जाती है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? देखो, अगर मान लो मैं ऐसा पूछता हूं कि ये पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो तो क्वेश्चन है ही, पर अगर मान लो मैं ऐसा पूछूं कि सेंटर पे क्या होगा, तो क्या सोचना चाहिए? तो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देता है रेडियली आउटवर्ड, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देता है रेडियली आउटवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या करेगा तो कि दोनों की इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। तो अब बचा सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब इनवर्ड की डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक चार्ज की वजह से आपको मिल सकता है। अब ये जो मैंने बोला ना, जिन लोगों ने उस वर्ड्स को अच्छी तरह से सुना, ओके, आप मुझे ना देखो तो ना सही, पर अच्छी तरह से सुनिएगा जरूर। 4 चार्जेस, 4 प्लेसेस पे चार्जेस थे, सॉरी 4 प्लेसेस थे, उसमें से 3 पे चार्ज थे, उसमें से 2 ने एक दूसरे को नलीफाई किया, बचा एक चार्ज। ऐसी हर एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज की वैल्यू जितना ही होता है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। हम एक क्वेश्चन में से कैसे दूसरे और दूसरे से कैसे तीसरे क्वेश्चंस में जाते हैं उसको ऑब्जर्व करते जाइएगा, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। मान लो मैंने बेंजीन ड्रॉ किया, ओके, फिजिक्स में मैं केमिस्ट्री नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिर्फ मैं शेप की बात कर रहा हूँ, सो रिलैक्स। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 places. If I place the charges on the 5 place,
5 पे चार्ज में रख रहा हूं, 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर? तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? तो कि इसमें भी आंसर इतना ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एंड दैट इज kq/r²। कैसे? तो ऐसा समझा जाता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नलीफाई करेगा, कैंसिल करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कैंसिल करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देता है आउटवर्ड, पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो रीजन ये होता है कि जब भी ऐसा कोई क्लोज पाथ लो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सिचुएशन में 0 हो जाना चाहिए। आई रिपीट, जब भी कोई जगह पे कोई क्लोज पाथ हम देखते हैं तो वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाना चाहिए ड्यू टू द चार्ज सिमेट्री। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अगर इसको 0 करना हो तो क्या करना चाहिए? तो कि इसने इसको कैंसिल किया, ऑपोजिट वाले ने, इसने इसको कैंसिल किया, अब बचा ये एक, तो ये देता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो 0 करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ता? तो कि उसको देना पड़ता kq/r² एंड विच इज ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे कैसा होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस बेसिस पे ये जो पॉइंट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? तो कि वो देगा kq/r² जितना। अब ये सिचुएशन को मैं अलग तरीके से ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। n नंबर ऑफ पॉइंट्स, प्लेसेस, n-1 चार्जेस, मतलब कोई भी रैंडम सा फिगर मैंने लिया जहां पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, उसमें से मैंने n-1 के ऊपर चार्जेस लगाए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो कि बहुत सिंपल सा आइडिया लगाने का, n पॉइंट्स, n-1 चार्जेस, 4 पॉइंट 3 पे चार्ज, 6 पॉइंट 5 पे चार्ज, n पॉइंट्स n-1 पे चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बनेगा? kq/r² बनेगा। दैट्स अ रैंडम सिंपलेस्ट आइडिया। अब अगर मान लो हम यहाँ पे फोर्स की बात करते, पर यहाँ पे थोड़ा सा और एक चेंज आपको दिमाग में ऐड ऑन करना चाहिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा मैं सोचता, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता? तो वहां पे थोड़ा सा चेंज होता जाता। कैसा चेंज होता जाता? ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर से वो आइडिया आप बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि सबको सेंटर के साथ कनेक्ट करो। पॉजिटिव देता है रेडियली आउटवर्ड, अब नेगेटिव देता है रेडियली इनवर्ड, मतलब यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन में मिले। अगर मैं इसी सेंटर पे मैं बात करूं, इसको मैं ए बी सी और डी कहूं, तो ये लाइन क्या कहता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी दोनों सेम डायरेक्शंस में रहेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट एड अप और वो दोनों सेम डायरेक्शंस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स यानी इनवर्ड, बी देता है आउटवर्ड। तो देखा जाए तो सेंटर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे बी और डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम डायरेक्शन का होगा। तो इसको आप कह लो ई डैश ई बी प्लस ई डी, इसको कह लो आप ई डबल डैश। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 4 वेक्टर एडिशन, जहां पे आप दो वेक्टर्स की टेल्स को कनेक्ट करते हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलता है? रिजल्टेंट मिलता है पैरेललोग्राम से। तो ये जो मैंने डार्क बनाए हैं ना ऐसे वाले, उसको मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करूं तो इसका रिजल्टेंट आपको पैरेललोग्राम से मिलना चाहिए। ओके, जब भी मैं यहाँ पे कुछ समझाता हूँ तो आपको ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट जो है वो लेते जाइएगा।
बेटर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ साथ भी जो जो मैं पॉइंट बताता जाऊं वो आप लिखते जाइएगा। बाकी जो कुछ भी पॉइंट्स है वो यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है, बस मैं तो सिर्फ क्या करता हूँ, जो आपने कहीं ना कहीं पहले सोचा हुआ है उस पॉइंट्स को सिर्फ मैं अभी पॉप अप कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हमने सोचे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EA प्लस EC करिए, KQ/R² प्लस KQ/R², बट वेक्टर एडिशन है, ध्यान रखना है, वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इफ यू रिमेंबर इट, तो उसका एडिशन आता था √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा वाला किस्सा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता तो ये टोटल जो है ना वो मुझे एंगल मिल जाता है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री, ताकि टोटल क्लोज पाथ बनता ना 90 90 90 90, टोटल बन जाता 360, उसके 4 पार्ट है इसलिए एंगल बनता उसके बीच में 90, cos 90 आता, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है E' प्लस E"2। सोचना है उसके ऊपर अभी मैं फोकस करवा रहा हूँ, याद नहीं रहता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे वो याद रह जाएगा। कोई भी दो वेक्टर्स मिलते हैं तो उसका कंपोनेंट कैसे निकालना होता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना होता है वो आपको याद होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर हो उसका डायरेक्शन मिलता है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन और x डायरेक्शन, तो tan थीटा मिलता है EY बाय EX, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर मैं एक ही पॉइंट उठाऊं तो उसमें से काफी सारे पॉइंट्स हम सोच सकते हैं। वैसे तो मैंने सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप किया, पहला तो फोर्स आता है कोलंबियन फोर्स, उसके बाद आता है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के साथ साथ आता है कोलंबियन कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। ओके, वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, वो आपको याद ही होना चाहिए। और मैं जब ये नॉर्मल पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला एक बार JEE में पूछा ही गया था, एक बार पूछा गया था, उसका मतलब ये कि कोई भी अलग अलग यूनिट्स जो है उसके डायमेंशनल फार्मूला है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, जस्ट मैं बात करूँ लास्ट टू लास्ट ईयर, ओके, एक नीट का क्वेश्चन था। ओके, अब उसमें अब आप करते क्या पता है कि ये नीट का क्वेश्चन है, ये JEE का क्वेश्चन है, आई इंसिस्ट उसकी बजाय ये सोचिए कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि ये इसका है या उसका है। अब JEE में क्वेश्चन पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 4 मार्क का क्वेश्चन, तो उसमें 4 मार्क जैसा क्या है यार, कुछ नहीं है। पर हमारा फोकस उस पे नहीं होता है, हमारा फोकस जो अपने को नहीं आता है हम उसी के ऊपर रखते हैं। 25 में से 25 सही बाद में करिएगा, पहले 25 में से 10 या 8 भी सही करो तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा हो ही जाता है, आप कर ही सकते हैं। ओके, जनरली जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उसको पहले और बार बार यही पॉइंट में समझाता रहता हूँ, हमने रेगुलर क्लासेस में भी ये काफी बार डिस्कस किया हुआ है। नो नीड टू फोकस ऑन दैट कि क्या क्या नहीं आता है, पहले फोकस करिए कि आपको क्या क्या आ सकता है। क्या आपको कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब कांस्टेंट आता है? हाँ। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता है? तो क्या हाँ। ड्यू टू सेम एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूला परफेक्ट है? तो क्या हाँ। टॉर्क की किससे, मतलब टॉर्क का सिचुएशन आपके दिमाग में है? तो क्या हाँ। टॉर्क की वजह से लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, या तो PE cos थीटा माइनस cos थीटा 2 का कॉन्सेप्ट दिमाग में है? तो क्या हाँ। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्लियर है? तो क्या हाँ। बट इफ यू रिमेंबर इट, जब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया तब मैंने कहा था कि गॉसेस लॉ क्या होता है, तो हम सीधा सीधा जो भी मन में आता है जैसा भी आता है वो हम ऐसा बोल देते हैं। इंटीग्रेशन E.dA ऐसा तो कुछ आता ही नहीं है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर किसकी जगह पे आया, किसका इक्वल है, ऐसा जब तक आप नहीं सोचते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन, जो 5 नंबर का जो इलास्ट्रेशन में यहाँ पे बात कर रहा था ना, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या था। तो देखो, यहाँ पे करना बहुत ही सिंपल सा था, मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज देता है रेडियली आउटवर्ड, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड
इसको मैं ए कह दूं या तो 1 2 जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो, ए बी सी मैंने बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव वो इस डायरेक्शन में आएगा यानी ई सी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, तो कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? पर बी जो है वो जो नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो स्टेप्स अगर मैं डिस्कस करूं तो स्टेप्स कैसे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दो पॉजिटिव चार्ज थे जिसने दिया रेडियली आउटवर्ड, वो जो दो आउटवर्ड वाली लाइन बनाई उसका रिजल्टेंट मुझे मिलता है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, जिसको मैं कह देता हूँ ई डैश या कोई भी नाम ले लो E1। अब ये जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वो एक दूसरे से कैसे डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वहां पे टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आप सब्ट्रैक्शन ले लो बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वेक्टर एडिशन। तो आपको पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका आइडिया आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, हियर वी जस्ट डिस्कस आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और मैं साथ में लेता जाऊंगा। आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस दो इंडिविजुअली निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज क्या होता है वो यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ फिगर देखेंगे ना तो भी पता चल जाएगा। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सॉरी ए बी सी और डी, जहाँ पे सी और डी जो थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और डी जो है वो भी आउटवर्ड दे रहे थे, और जिससे एक रिजल्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसको ई प्लस कहा, और सी की वजह से था वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, और वहां से फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया हुआ है। आप सेकंड लास्ट लाइन देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा 1.27 माइनस 0.45। वो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो कि एक इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इन दोनों की वजह से, वो और ये वाला एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में था, उस वजह से वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अगर हम उसमें सही तरीके से सोच सके तो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यस, पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 है, वहां पे एकदम लास्ट में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट P r, थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। आई होप वही लाइन आपको दिख रही होगी। अगर नहीं दिख रही हो तो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा कि नहीं आप कुछ बोल रहे हैं वो अलग है और हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो अलग है। आई होप सेम टू सेम रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डाइपोल की बात कर रहे हैं, ना तो ये सेम एक्सिस है ना तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, पर ये ऐसा समझा जा रहा है कि अगर मान लो ये कोई थीटा एंगल पे होता, अगर ये कोई थीटा एंगल पे होता तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे भी देखिएगा और फिगर में भी देखिएगा, दोनों साथ साथ पैरेलल करते जाइएगा। ओके, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली दैट मच, अभी उसको पॉसिबल मैं नहीं बना पा रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है वही मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूँ। ओके, तो देखिए वहां पे एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे वो बना दे सकता हूँ वो। ओके, वहां पे दिया कुछ इस तरह से है कि मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एक अपना डायपोल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव का डायरेक्शन अपने को पता है, और मुझे यहाँ पे यानी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे उसने थीटा बनाया। अब आपके लिए बहुत ही आसान था कि अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे होता तो फॉर्मूला आता 2kp/r³ वाला, या तो 2kp/x³ ताकि वो x एक्सिस ले सकते हैं आप। अगर मैं ऐसा कहता कि वो पी पॉइंट यहाँ पे होता तो आप कहते हैं -kp/r³। क्यों? क्योंकि वो डायपोल के रिस्पेक्ट में वो इक्वेटोरियल लाइन जो है वो बन रहा है। पर अब यहाँ पे P जो है वो थीटा एंगल पे है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको समझने का ट्राई करिएगा, पेंसिल हाथ में रखिएगा, बुक खुला रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा।
बी फिगर देखिए, वहां पे डाइपोल जो है उसने थीटा एंगल बनाया है और आर डिस्टेंस बनाया, मतलब इतना पोर्शन वहां पे देने का ट्राई किया कि ये डाइपोल मोमेंट होता, ये कोई पोजीशन आर होती और इसको पी यानी हम डाइपोल कहते। अब इसी बेस पे आपको सी फिगर पे जाना है। सी फिगर पे हम ऐसा कहते हैं जिसने बनाया थीटा वो बनता है कॉस थीटा, यानी अगर ये डाइपोल मोमेंट होता, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जो एंगल बनाता उसको हम कह देते पी कॉस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर यानी ये डायरेक्शन में होता जिसको हम कहते हैं पी साइन थीटा। अगर इतना समझ में आया होगा तो भी आपका काम आसान है। ताकि डाइपोल लिया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था वहां पे पूरा डाइपोल नहीं आएगा, डाइपोल का कंपोनेंट आएगा, दैट इज अ पी कॉस थीटा। अगर इतना समझ लेते तो आपको आगे का काम समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आता, पर वहां पे थोड़ी बुक के अंदर करेक्शन है। अगर आपकी बुक में करेक्टेड पार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। डाइपोल इधर होता, पॉइंट इधर फाइंड करना होता, तो क्या आप ऐसा कहते हैं डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में सेम एक्सिस है? तो हाँ, यस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे पूरा पूरा डाइपोल नहीं है, डाइपोल का कंपोनेंट है। डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट है? तो कि पी कॉस थीटा वाला। तो जहां डाइपोल का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही पॉइंट पे फाइंड करना है, तो क्या हाँ, तो अब क्या सोचना है? तो क्या वैसा सोचना था, या तो सोचना है सेम एक्सिस वाला फॉर्मूला, पर वहां पे डाइपोल की बजाय आपको डाइपोल का कंपोनेंट ले लेना है। क्यों? तो कि जहां फाइंड करना है वो पी पॉइंट, और जो डाइपोल का कंपोनेंट मिला वो उसके लिए सेम एक्सिस पे आ रहा है। तो देखिए डी फिगर जहां पे बनाया है वहां पे एक तो जो एरो बनाया ना वहां पे पी साइन थीटा, ऐसे वो जो क्रॉस वाला एरो है ना वहां पे अगर पी साइन थीटा लिखा है तो वहां पे पी कॉस थीटा कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, शायद ये जो ऊपर वाली जो लाइन जा रही है ना वहां पे अगर पी साइन थीटा हो तो उसको पी कॉस थीटा कर दीजिएगा, ताकि ऑलरेडी पी साइन थीटा ऐसे नीचे वाले डायरेक्शन में तो है ही। उसके साथ साथ बाजू में फॉर्मूला लिखा है 2k p साइन थीटा बाय आर क्यूब, जहां पे साइन थीटा नहीं आएगा वहां पे आएगा 2k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब। समझा रहा हूं फिर से, आपके पास सेम एक्सिस का फॉर्मूला है, परफेक्ट। क्या है फॉर्मूला? तो कि 2k p बाय आर क्यूब ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास। पर जब वहां पे मैं पूरा का पूरा डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट पूरा का पूरा जिस डायरेक्शन में हो उसी पॉइंट पे मैं फाइंड करता, तो ये मेरा फॉर्मूला राइट था। अब ये जो मेरा पॉइंट मुझे फाइंड करना है वहां पे पूरा का पूरा डाइपोल नहीं है, वहां डाइपोल का कंपोनेंट है। डाइपोल का कौन सा वाला कंपोनेंट है? क्योंकि डाइपोल का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है। तो वहां पे 2kp, पूरा p नहीं आएगा, वहां पे आएगा p का कंपोनेंट, एंड दैट इज 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। तो वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। अगर थोड़ा सा याद दिला दूं, ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कुछ आपने पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेम्बर इट, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, किसी को याद आए तो ये है सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो मिलता था kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक r का डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है kq बाय r स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है kq बाय r। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब देता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से 1/r स्क्वायर देता है। जितना आप सिमिलैरिटीज ढूंढेंगे उतना फिजिक्स आसान है। अगर सिमिलैरिटीज आपको कंफ्यूज करती है तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आपको देखने का जो नजरिया है उसको चेंज करना चाहिए, तो शायद सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन सकता है। अब यहाँ पे जो डी फिगर दिया हुआ है उस फिगर को मैं समझा रहा हूँ।
उस डी फिगर को देखिएगा और जो समझा रहा हूँ उसके समझने का ट्राई करिएगा, ताकि वहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही रखना है। फिर भी एक ट्राई कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम लॉजिक के साथ फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो समझ ले तो शायद वो थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। देखिए जो डी फिगर है, डी फिगर में लास्ट पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे फाइंड किया हुआ है वहां पे लाइक दिस। तो देखो ये जो वाला पॉइंट था वो एज इट इज है, यहां से ऐसे कोई अल्फा एंगल बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हुआ है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये एक डायरेक्शन बनता है और इस डायरेक्शन से ये जो है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है। तो अब ये P cos थीटा वाली लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के लिए पैरेलल या तो एंटी पैरेलल बन सकती है। अगर वो E वाली लाइन को P sin थीटा के पास लेकर आओ ना तो पता चल जाएगा। अगर आप स्क्रीन में भी देखो ना तो ये डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और ये डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो दिस वन एंड दिस वन इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो P sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू P cos थीटा, या तो आप ऐसा कह सकते हो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है। थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। अब ध्यान से देखिएगा पेज नंबर 10 पे, ओके पेज नंबर 10 है वो निकालिएगा और वहां पे देखिएगा। जितना आप मेरे साथ साथ देखते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा। चलिए तो वहां पे पेज नंबर 10 जो है वहां पे क्या करना है, वहां पे एक फाइनल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। वो फाइनल फॉर्मूला किस बात को लेकर है ध्यान से देखिएगा। एक एंगल थीटा यहाँ पे है, एक एंगल अल्फा इधर है, उन दोनों का रिलेशन दिया जा रहा है। आई सजेस्ट काफी सारे केस में वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो तो बेस्ट पार्ट है, पर मैं एंगल बता रहा हूँ किस किस के साथ है। डाइपोल के साथ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो वो P पॉइंट ने थीटा एंगल बनाया, वो जो लाइन था उससे अल्फा एंगल पे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे अल्फा और थीटा का एक रिलेशन दिया हुआ है। आप देखिएगा पेज नंबर 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे लिखा हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, यानी ये अल्फा और ये थीटा का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। वो कैसे आता है उसका एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली पता चलेगा, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे आप बायोलॉजी वाले हो। आपको डेफिनेटली वेक्टर एडिशन आता है तो ये पता चल ही जाएगा, आई एम 100% श्योर। आपको पाइथागोरस आता है तो भी ये पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, थोड़ा ही सही पर आना चाहिए। देखिए आपको कहाँ देखना है, तो कि पेज नंबर 10 के ऊपर वाले पोर्शन में जहां पे लिखा हुआ है 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, वो लाइन दिखता हो, उसके नीचे वाली लाइन देखिएगा, अल्टरनेटिवली द जनरल पॉइंट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट P sin थीटा कंपोनेंट एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जनरल पॉइंट। यानी कौन सी बात कर रहे हैं, तो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलेगा, तो क्या मैं उस P पॉइंट के लिए सेम एक्सिस का फंडा लगाऊं 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, तो क्या हाँ। अब ये पॉइंट हो उसके लिए ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनेगा, तो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर फॉर्मूला, -kp बाय r क्यूब, पर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया गया है, सिर्फ देखिए उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है kp बाय r क्यूब की बजाय kp sin थीटा बाय r क्यूब। कहना मैं ये चाहता हूं मेरे पास फिर से दो वेक्टर आए, जहां पे डाइपोल का कंपोनेंट आया उसी की सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे 2kp बाय r क्यूब की बजाय 2kp cos थीटा बाय r क्यूब में समझो, बिकॉज इट्स सेम एक्सिस लाइक। डाइपोल से परपेंडिकुलर देखिएगा, ये डाइपोल से ये परपेंडिकुलर होता, अगर मैं डाइपोल को टिल्ट करता तो ये परपेंडिकुलर भी तो टिल्ट होता। इट इज समथिंग लाइक दैट कि ये वाला जो है वो डाइपोल है, ये वाला इक्वेटोरियल लाइन है। अब मैंने डाइपोल को 30 डिग्री घुमाया,
अगर ये 30 डिग्री घुमाऊंगा तो ये भी कितना घूमेगा, उसी के साथ 30 डिग्री घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रहने चाहिए, तो कि ये दोनों एक दूसरे से हर वक्त परपेंडिकुलर ही रहने चाहिए। अगर ये व्हाइट वाला पेन था, मैंने उसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो गोल्डन पेन कितना घुमा, 90 डिग्री घुमा। क्यों? तो कि व्हाइट और गोल्ड पहले से डिसाइडेड है एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने चाहिए। अगर मैं कहता हूं मैंने व्हाइट को 10 डिग्री टिल्ट किया, तो गोल्ड कितना डिग्री टिल्ट हुआ, तो कि 10 डिग्री। मैंने इसको फिर से 20 डिग्री टिल्ट किया, तो गोल्ड कितना हुआ, तो कि वो भी 20 डिग्री हुआ। मैंने इसको और हॉरिजॉन्टल था उसका वर्टिकल कर दिया, तो गोल्डन देख सकते हो जो वर्टिकल था वो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। क्यों? तो कि अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही रहने चाहिए यार। तो एक वेक्टर हो गया 2kp cos थीटा, दूसरा ये परपेंडिकुलर हो गया जो kp जैसा, यानी kp sin थीटा बाय r क्यूब जैसा। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वो फॉर्मूला आता है तो देखिए नीचे का स्टेप समझ में आएगा। वहां पे लिखा है वेक्टर e और उसके ऊपर वाली लाइन में लिखा है द वेक्टर एडिशन दैट गिव्स, ओके, सिंपल फंडा। इसको आप a समझिए, इसको आप वेक्टर b समझिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, अरे हाँ, 2ab cos थीटा समझिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा समझिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा समझिए। पर यहाँ एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ क्या करना है, तो कि आपको इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए और बाद में उसका रूट निकाल लीजिए। आई होप इट्स अ सिंपल। तो देखो तो आपको नीचे वाली लाइन पता चलेगी, kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos थीटा प्लस 1। अब ये अंडर रूट 3 cos थीटा प्लस 1 है, वहां तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपने सही सही तरीके से फिजिक्स को समझने का ट्राई किया हुआ है। अब उसके नीचे वाली लाइन द ई इज एट एन एंगल लैम्डा टू द पोजीशन वेक्टर आर, वहां पे लैम्डा की बजाय अल्फा कर दीजिएगा, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। ओके, वहां एंगल लैम्डा नहीं बन रहा है, एंगल अल्फा बन रहा है। सो दैट इज अ tan अल्फा। अब tan अल्फा मैं कहता हूं, अब देखिए ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है ना, उसको मैं यही का यही फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज ई, सॉरी, ये वाली डायरेक्शन, ये वैसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे अल्फा एंगल बनाया, ये पी cos थीटा वाला था। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ये बंद कर देता लाइन और ये ट्रायंगल में देखता tan अल्फा क्या होता है, तो कि tan होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो देखो उसके हिसाब से अपोजिट साइड यानी ये वाली साइड, तो ये वाली साइड यानी कौन सी, तो कि ये वाली साइड बनेगी, ये वाली साइड यानी ये बनेगा kp sin थीटा बाय r क्यूब, और एडजेसेंट साइड यानी 2kp cos थीटा बाय r क्यूब बनेगा। तो kp बाय r क्यूब दोनों में से कैंसिल हो जाएगा और आपको tan थीटा बाय 2 का आंसर है वो मिलेगा। ऊपर kp बाय r क्यूब और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है जब आप कोई थीटा एंगल पे डायपोल को रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहो। तो कोई सिचुएशन जब अराइज हो, जैसे आपके पास अब तीसरा फॉर्मूला आ गया, सेम एक्सिस का फॉर्मूला 2kp बाय r क्यूब, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला माइनस kp बाय r क्यूब। पर अगर थीटा एंगल पे बनाना हो डायपोल के लिए तो kp बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो आपका फॉर्मूला बन गया। थीटा बता दो कितने थीटा एंगल पे आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां cos स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू डाल दो, आपको आपका आंसर है वो मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने हल्का फुल्का सा डिस्कस किया हुआ है या तो देखा हुआ है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं थोड़े अलग तरीके से, पर ये सिचुएशंस जो है वो जनरली हम डिस्कस करते हैं ताकि वो बहुत ही काम किए। ध्यान से सुनिए।
क्वेश्चन ऐसा देखा है, रिजिड सपोर्ट, थ्रेड के साथ दो स्फीयर, दोनों स्फीयर में सेम चार्ज, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। जैसे आप JEE का प्रिपरेशन करते हो तो देयर इज नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, वो सभी बातें आपको पता है, उसमें से कोई क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें से आप एक छोटा सा क्वेश्चन, पर वो मैं ऑलरेडी रेगुलर क्लास में भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो, कि अगर मान लो ये एक सोप बबल होता और इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्जेस रखता, on the radius of the soap bubble. चलो, yes, anyone tell me? कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे मैंने सेम चार्जेस रखे हुए हैं, सोप सॉल्यूशन, सोप बबल है उसके ऊपर सेम चार्जेस रखे हुए हैं, तो सोप का ये जो बबल बन रहा है सोप सॉल्यूशन का, उसकी रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? यस एनीवन? हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप अपना आंसर लिखकर भी बता सकते हैं। इंक्रीज। इंक्रीज, व्हाट इज द रीजन? सर वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करके साइज बड़ी कर देगी। सिंपल सी बात है, इस साइड भी नेगेटिव, इस साइड भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से उसका रेडियस है वो बढ़ जाएगा, कितना सिंपल है। ओके, पर हम जनरली आंसर देने से पता नहीं क्यों कतराते रहते हैं। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है, इससे आपने ये भी पढ़ा हुआ है, इफ वी थिंक अबाउट रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1। रिपल्सिव फोर्स कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1? ग्रेटर देन। आर यू श्योर? हाँ। हाँ तो कहो ना, यस आई एम श्योर। व्हाई रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन 1? तो कि रिपल्सिव फोर्स कब बनता, तो कि पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव या तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव, बिकॉज फोर्स जो है वहां पे दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव रिपेल करता, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता, तो वो ग्रेटर देन 1 होता। अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करता, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही अट्रैक्टिव फोर्स देता, और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमें लेसर देन 1 देता है। ओके, तो ऐसा एक सिंपल सा आइडिया आपको आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन हमने बनाया है, इस सिचुएशन में आपको ऐसा सोचना है कि मान लीजिए L लेंथ का थ्रेड है, यहाँ पे M उसका मास है, इसके ऊपर मैंने इक्वल चार्ज रखा हुआ है। जैसे इक्वल चार्ज रखा, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। जैसे एक दूसरे को रिपेल किया, वहां पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, तो कि लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसका मास का क्या फॉर्मूला बन सकता है, उसका टेंशन का क्या फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम यहाँ पे चाहे तो कोई डेंसिटी ऑब्जेक्ट का निकालना हो तो डेंसिटी कैसे मिल सकता है, वी कैन थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि इन दोनों को हम कनेक्ट कर दे तो एक राइट एंगल, सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो फॉर्म हो रहा है। ओके, उसके हिसाब से दोनों के ऊपर सेम चार्ज था, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ² बाय R²। पर यहाँ पे ये अगर मैं कहता हूँ ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली यू कैन से दैट L L और ये भी क्या बनेगा, L ही बनेगा।
वो L स्क्वायर जितना ही डिस्टेंस गेन करेगा। ओके, उतनी डिस्टेंस पे जाएगा अगर एंगल वहां पे 60 डिग्री बन रहा है तो। अगर मान लो हमने यहाँ पे ऐसा किया कि अगर इसको मैंने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बनेगा थीटा, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से थीटा बनेगा, यहाँ पे लगेगा टी टेंशन, तो ये बनेगा टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और यहाँ पे टी का दूसरा कंपोनेंट बनेगा जिसको कहेंगे टी साइन थीटा। ऑब्जेक्ट या तो स्फीयर इधर गया तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है एम। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में बहुत सिंपल सा क्लैरिटी होना चाहिए, वो ये अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल्स टू राइट साइड। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका आइडिया है वो बहुत क्लियर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है टी कॉस थीटा अपवर्ड, नीचे आता है एम जी, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड बैलेंस किया, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई, और एफ ई दैट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैं रेशियो ले बस 2/1 ले लेता हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये यहाँ पे क्या देता है देखिए, 2 यहाँ पे है टी साइन थीटा, ये है 2 कॉस थीटा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्या बन गया, टी टी कैंसिल, साइन बाय कॉस दैट गिव्स tan थीटा। Fe अपॉन mg, व्हाट इज Fe फॉर्मूला, तो k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो tan थीटा बन जाता है k q स्क्वायर बाय l स्क्वायर mg। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हो पेज नंबर आगे एक जगह पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, दैट्स पेज नंबर 3। वहाँ पेज नंबर 3 में देखिए सेम सिचुएशंस क्रिएट किया हुआ है। ओके, पर वहाँ पे हर एक पॉइंट्स वहाँ पे कवर किए कि थीटा क्या क्या बन सकता है। ओके, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा है वो कैसे फॉर्म हो सकता है, एज वेल एज उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। एंड एज यू जस्ट टर्न द पेज, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे उस क्वेश्चन को थोड़े एक अलग लेवल पे भी लिया गया है। वहाँ पे फाइंड ऐसा करना है जो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल जा रहा है, ताकि ये क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट है उस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, तो उसकी डायरेक्शन में अभी नहीं ले जा रहा हूँ। ताकि क्या करना है देखिए, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एम जी था, एल यानी वो डिस्टेंस था, इसमें से मैं एल को सब्जेक्ट बना दूं, एल यानी वो डिस्टेंस हो जाए, उसका मैं बाद में टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लूँ, मतलब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीधा जंप करके चले जाएंगे जो थोड़ा बाउंस जाएगा। सो आई इंसिस्ट कि अभी एक बहुत सिंपल लेवल पे सोचिए, ऐसा क्वेश्चन हमने रेगुलर कोर्स में भी किया हुआ है। थीटा मिल सकता है, मास का वैल्यू क्या है वो पता चल सकता है, चार्ज का वैल्यू क्या है वो पता चल सकता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं डेंसिटी क्या होगा। ओके, स्फीयर का डेंसिटी क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सा छोटा सा आइडिया हमें सोचना है। हमारे पास रीजन या तो आइडिया है, किस बात का आइडिया है, तो कि हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही सिचुएशन को एक अलग लेवल पे हम समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन जस्ट ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को मैं एक लिक्विड के अंदर रख दूं, कुछ इस तरह से सिचुएशन समझने का ट्राई करिएगा। मान लो ये पूरी सिस्टम को मैंने एक बीकर के अंदर एक लिक्विड फीड था उसके अंदर रखा। जैसे मैं इसको एक लिक्विड के अंदर रखता हूं तो लिक्विड एक फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप कहते हैं बॉयंट फोर्स, इफ यू रिमेंबर इट। तो ड्यू टू बॉयंसी उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। अब जैसे बॉयंट फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि जो लिक्विड है उस लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो दो स्फीयर के बीच में वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आने की वजह से उस फोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो
यहाँ पे टेन थीटा बनेगा, पर इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, तो आपको ऐसा सोचना है। इन लिक्विड ये सब कुछ सेम रहेगा, पर जो आप कहते थे ना टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू ओनली एफ ई, ताकि अब वहां पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, तो टी साइन थीटा बन जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स बिकम्स के टाइम्स स्मॉलर, इफ यू रिमेंबर इट, दैट्स के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। दूसरा, टी कॉस थीटा इज नॉट ओनली बैलेंस्ड बाय एम जी, ताकि एम जी नीचे लग रहा है तो बॉयंट फोर्स ऊपर भी तो लग रहा है, तो नीचे ऊपर, बट वेट फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग, तो एम जी माइनस एम जीरो जी ऐसा मुझे कहना पड़ेगा, और एम जीरो जी इज ऑल्सो लाइक ए बॉयंट फोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके, रिश्ता वही आएगा पर सोच थोड़ी नहीं रहेगी। ओके, टी साइन बाय कॉस दैट इज अ टेन थीटा। यहाँ फिर से इसका रेशियो लेना है, एफ ई बाई के आ गया, अब यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा और मैं m माइनस एम नॉट है वो कर सकता हूँ। तो अब एयर वाली सिचुएशन यानी ये ग्रीन इक्वेशन 1, लिक्विड वाली सिचुएशन यानी ये रेड नंबर 2, इक्वेशन 1 भी टेन थीटा का है, इक्वेशन 2 भी टेन थीटा का है, दोनों को क्या करना है, सिर्फ दोनों को कंपेयर कर देना है। पर कंपेयर करने में एक छोटा सा पॉइंट मैं रख देता हूँ कि ये के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, उसको भी मैं एफ समझू, तो यहाँ पे ये टेन थीटा जो है उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ बाय एम जी ओनली। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सही तरीके से लेने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, कि ये 10 इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, तो उसको मैं एफ ई कह दूं, बाय एम जी ले लूं, विच इज इक्वलेंस टू एफ ई बाय के इंटू जी एम माइनस एम जीरो ले लूं। Now what is interesting point? Interesting point is that FE cancel, GG cancel, एक साइड बचा M और एक साइड बचा 1 अपॉन के M माइनस एम नॉट। मुझे यहाँ पे डेंसिटी में इंटरेस्ट है, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। के M माइनस एम नॉट। अब रिलेशन डेंसिटी और मास का क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वेट फोर्स था, वेट फोर्स ऑब्जेक्ट का होता है या तो सॉलिड का होता है, इसलिए वॉल्यूम इनटू रो एस, एस फॉर सॉलिड, के वी रो एस माइनस रो एल। रो एस का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो उस बेस पे अब देखेंगे तो इसमें से भी सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम स्फीयर नीचे जाता है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम बाहर आता है, तो वॉल्यूम का तो वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक बहुत मजेदार, बहुत ही काम का एक शॉर्टकट मिल जाएगा कि जिस लिक्विड के अंदर रखा है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के हो, और यहाँ पे ये रो एस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा रो एस माइनस रो एल, जिसको मैं प्यार से कहता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू सुशील। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल टू सुशील। क्यों सुशील कहा, ताकि अभी तो ये हम समझ रहे थे ना, इसलिए फॉर्मूला दिमाग में सेट हुआ कि रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। पर जैसे 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 टाइम जाएगा ना तो हम कंफ्यूज होते जाएंगे कि ऊपर रो एस था या रो एल था, रो एल माइनस रो एस था या रो एस माइनस रो एल था, ऊपर एक थी या ऊपर दो वैल्यू थी। ओके, पर सुशील अगर उसका स्पेलिंग है ना सु एल यानी सुशील, तो सुशील जो है उसमें एस एस और एल आता है। अब एस एस यानी कंफर्म है कि ऊपर रो एस माइनस रो एस तो होगा नहीं था कि वो जीरो हो जाता। सुशील यानी वहीं से पता चलता है कि एल लास्ट में है, एक ही एस पहले आता है, एक एस के बाद दूसरा एस आता है,
तो रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल ही होगा। अब यही सिचुएशन को हम थोड़ी वैल्यूज दे दे कि मान लो दो स्फीयर को कैरोसिन के अंदर रखा, कैरोसिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, कैरोसिन का डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है, तो स्फीयर का डेंसिटी क्या होगा? ओके एवरीवन ट्राई योरसेल्फ एंड राइट योर आंसर। ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैरोसिन का 2 ले लीजिए, लिक्विड का डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब ले लीजिए, और बताइए जो स्फीयर हमने कैरोसिन के अंदर डाला है उस स्फीयर का डेंसिटी क्या होगा। अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके एंड इफ इट्स पॉसिबल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही काम का माना जाता है। ओके यहाँ पे मैं बता दूं, ये आपका फिगर है। ओके इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। एयर वाली सिचुएशन तो tan थीटा, ये इक्वेशन 1, उसके बाद लिक्विड में रखा तो इक्वेशन 2, उसके बाद हमने सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें मिल जाता है सुसिल। ओके और ये सुसिल, चलो एक ने आंसर निकाला है 1600, क्या बात है, चलो गुड। ओके चलो गुड। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसी सिचुएशंस को हम थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं कि एक स्फीयर है जिसका डेंसिटी है 1800 kg पर मीटर क्यूब, जिस लिक्विड के अंदर रख रहा है उसका डेंसिटी है 700 kg पर मीटर क्यूब। तो बताइए उस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। ओके क्वेश्चन मैंने बोल दिया, रिपीट नहीं करना है मुझे। ओके डेंसिटी ऑफ स्फीयर बता दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बता दिया, तो आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बताना है। चलो यहाँ पे एक आंसर मिल जाता है 18/11। अब ऐसा नहीं देखना कि कौन से मटेरियल का 18/11 है भाई, ऐसे ही हमने रैंडम वैल्यू दिया था तो हमें रैंडम आंसर है वो मिल सकता है। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि स्फीयर का डेंसिटी 2700 kg पर मीटर क्यूब है, स्फीयर का डेंसिटी 2700 kg पर मीटर क्यूब है, कोई लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो उस लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा। स्फीयर 2700 के 4, सेम सिचुएशन अगर अराइज हुआ तो वहां पे उस लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला फिर से वही का वही, K इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एस माइनस रो एल। ओके चलो फटाफट आंसर बताइए। गुड यस चलो एक आंसर मिला। 2025 मंथन, आई थिंक यू नीड टू करेक्ट योर आंसर। कोई चेक करना चाहिए आपके आंसर में। ओके डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया था 2700, नीचे भी आएगा 2700 माइनस रो एल, जो आपको रो एल फाइंड करना था, और के बता दिया था 4। तो क्या करना चाहिए था, तो कि 4 इंटू रो एस माइनस 4 रो एल इज इक्वल टू रो एस ऐसा होता। तो 3 रो एस इज इक्वल टू 4 रो एल ऐसा होता, यानी 3/4 of 2700, that will be your answer. ओके तो ये आपका आंसर आता। तो मैंने वैल्यू नहीं डाला, पहले सिंपल सी बात रखी, उसके बाद मैं सीधा सीधा उसको कैलकुलेट कर सकता। आई होप इट्स क्लियर। अब आप देखिए पेज नंबर 43 पे आ जाइए। पेज नंबर 43, वहां पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15।
Page number 43, question number 15. An electron moves with the velocity v in positive x direction. An electric field acts on it in the y direction. The force on the electron acts in which direction? So what is the relation of force, electric field and charge? सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसी क्वांटिटी, कैसा रिलेशन? चैप्टर 4 का भी कॉन्सेप्ट इसमें हेल्प कर सकता है, जो चैप्टर 4 में हमने देखा. इफ यू रिमेंबर, चैप्टर 4 में हमने देखा वेलोसिटी सिलेक्टर. ओके, वैसे वो कॉन्सेप्ट तो हमने चैप्टर 1 से उठाया था, तो आपको ये याद आना चाहिए. यस, चलो एक ने आंसर दे दिया, दैट्स ग्रेट. यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑन इट इन द y डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में जाता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है. ओके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस साइड अट्रैक्ट होगा? तो क्या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, इसलिए वहां पे आंसर आएगा बी ऑप्शन. यस, ओके, किसी ने सी बताया है, बी ऑप्शन हो सकता है, दैट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. रीजन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर? तो उसके हिसाब से इसका आइडिया आप लगा सकते हैं. उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 43. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेज 45, क्वेश्चन 43. The magnitude of electric intensity E is such that an electron placed in it that would experience an electrical force equal to its weight, capital E, is given by. तो आइडिया बहुत सिंपल सा आपको लगाना है. मंथन, ये आंसर, अच्छा वो तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था. व्हाट इज द आइडिया? पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड E in such that electron placed and it would experience an electrical force equal to weight force. What is weight force formula? mg, वो भी एक फोर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F is equals to QE. बस क्वेश्चन खत्म हो गया. F is equals to QE is equals to weight force, Q is equals to mg. इसमें से चाहो वो पूछ लो. पूछे चार्ज क्या होगा तो mg by E. पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो mg by Q. पूछे मास क्या होगा तो QE by G. अगर पूछे G क्या होगा, अरे ऐसा कोई नहीं पूछता, G का वैल्यू 9.8 ही होता है. ओके, वो थोड़ी ना पूछने जैसी चीज है. तो देखो उसके हिसाब से आपको आपका आंसर वो मिल सकता है. यहाँ पे पूछा हुआ है, ओके, E is given by, so experience an electric force equal to its weight. So कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो क्या mg by Q जितना होगा. यहाँ Q को आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को आता है. F is the force between 2 point charges submerged in the medium dielectric constant K, then it's withdraw the medium, the force between them, that is always K times smaller, that is F by K. I hope it's clear. Okay, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एंड आई नो आपको पता है कुछ क्वेश्चंस यानी कितने क्वेश्चंस होते हैं. तो यहाँ पे लिखिए आपका होमवर्क. ओके, होमवर्क कैसे करना है उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ. होमवर्क में क्या करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है जो पेज नंबर 42 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो कि सबसे पहले आपको इसमें दिए हुए कुछ फॉर्मूला जो है वो लिखने हैं. फॉर्मूला कौन से लिखने हैं वो मैं बता देता हूं. आपको लिखना है पेज नंबर 25, 26, 27 एंड 28. ओके, वन टाइम. जनरली JEE का जो भी होमवर्क है वो वन टाइम ही होगा. ओके, ये फॉर्मूला का लिस्ट है जो आपको एक बार लिखना है. उसके बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं,
फ्रॉम पेज 42, ओके, फ्रॉम पेज 42 वहां पे लिखने हैं क्वेश्चन 1 to 60, ओके। 1 to 60 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके लिखने हैं। मैंने आपको आइडिया बताया है, जो लोग 11 से है उसको पता है। क्वेश्चन देखने का, अपने हिसाब से ट्राई करने का, पर एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करने का। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझने का ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, नहीं समझ में आया, अभी उसको छोड़ दिया। ऐसे करते करते आपने 1 to 60 सभी क्वेश्चंस किए, जो समझ में आया वो सॉल्व किया, नहीं समझ में उसकी जगह छोड़ दी। उसके बाद आप हेल्प लेंगे पार्ट 6 से, ओके, जहां पे आपको आइडिया दिया होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिसमें हल्का सा क्लिक आपका काम आसान कर सकता है। तो जो जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं उस क्वेश्चंस को 1 by 1 फिर से ट्राई करिए, फिर से देखिए, और उसमें से ट्राई करिए कि आप कहाँ पे गलत थे। ऐसा करने से आपको एक छोटा सा पॉइंट पता चलेगा कि यार इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट सोचना था, और वो आपने सॉल्व कर दिया। उससे वो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, पर फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे कि वहां पे आपने देखा कि उसमें ऐसा ऐसा किया हुआ है, पर फिर भी हमें पता नहीं चला। तो उस केस में क्या करेंगे कि उस क्वेश्चंस को सिर्फ आप एक बार लिख तो जरूर देंगे, पर वहां पे आप सर्कल बना देंगे कि यार ये डाउट है। तो जो आपके डाउट्स बनेंगे वो आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि वहां पे क्या किया गया है और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आई होप इतना आपको पता चला होगा, ओके। तो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं।